नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। आज के इस वीडियो में हम इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे भारत में किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस कौन से बेसिस पे दिया जाता है, कौन कौन से क्राइटेरिया उसे पूरे करने होते हैं कि उसे क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल सके, और अब तक भारत में कौन कौन सी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल चुका है। इसके साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि भारत में किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने से क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, हाउ अ लैंग्वेज गेट्स द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया। हाउ मेनी क्लासिकल लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रांटिंग द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। भारत में किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कैसे मिलता है। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के क्या लाभ हैं। तो हम बताएंगे कि कॉन्सेप्ट जो आया था क्लासिकल लैंग्वेज का, वो आया था 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसमें यह कहा गया था कि अगर एक लैंग्वेज कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट को या कुछ आवश्यकताओं को पूरा करती है तो उसे क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जा सकता है। तो देखिए, अभी क्लासिकल लैंग्वेज के लिए काफ़ी बात चली थी। मराठी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिए जाने की बात चल रही है। करीब 1300 साल पुरानी ये लैंग्वेज है और जो हर साल एक इनका सम्मेलन होता है मराठी भाषा का, उसमें हर साल ये बात उठती आ रही है। तो इसलिए क्लासिकल लैंग्वेज के ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी समय से ही न्यूज़ में चल रहा है, तो इसके बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम देखेंगे कि किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा या क्लासिकल लैंग्वेज घोषित करने के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट उस भाषा को फिल करना ज़रूरी है। तो सबसे पहला ये कि उस भाषा का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ या अभिलिखित इतिहास होना चाहिए वो कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। तो जैसे मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने की बात करी जा रही, तो वो भी करीब 1300 साल पुरानी है, तो आसपास बैठती है, तो वो एक तरीके से एलिजिबल मानी जा सकती है अगर सरकार कोई नया लॉ ला करके इसके लिए थोड़ा टाइम पीरियड घटाए, क्योंकि अभी 1500 साल टाइम पीरियड दिया गया है। उसके बाद आता है कि इस भाषा में ऐसा लिटरेचर या टेक्स्ट होना चाहिए, यानी साहित्य या पाठ है इस भाषा में कोई लिखा हुआ होना चाहिए जिसे वक्ताओं की एक पीढ़ी द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता हो। विच शुड बी कंसिडर एज अ वैल्यूबल हेरिटेज बाय जनरेशन ऑफ स्पीकर्स। तो उस भाषा में एक ऐसा कोई टेक्स्ट होना चाहिए, जैसे कि आप तमिल भाषा में देख लीजिए, संगम लिटरेचर है। संगम लिटरेचर तमिल भाषा का ही एक ऐसा टेक्स्ट है कि एक सदियों से चलता चला आ रहा है, काफ़ी से एक विरासत माना जाता है, एक हेरिटेज माना जाता है। तो इसी तरीके से इस भाषा में ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ होना चाहिए जिससे कि एक जनरेशन ऑफ स्पीकर्स इसे माने कि हाँ ये एक हेरिटेज है। आप संस्कृत में भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, आप देख लीजिए, जिन्हें बहुत वैल्यूबल माना जाता है। उसके अलावा तीसरी रिक्वायरमेंट है कि ये लैंग्वेज ओरिजिनल होनी चाहिए, किसी और लैंग्वेज से बोरो की हुई नहीं होनी चाहिए। तो हम जब आगे पढ़ेंगे कि लैंग्वेज के ग्रुप्स होते हैं अलग अलग, तो कुछ लैंग्वेजेस किसी लैंग्वेज से निकल करके आई हैं। तो इस जो लैंग्वेज क्लासिकल स्टेटस मांगती है, या जो लोग मांग रहे हैं क्लासिकल स्टेटस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए, तो उस लैंग्वेज को क्लासिकल स्टेटस मिलने की ये रिक्वायरमेंट है कि वो ओरिजिनल लैंग्वेज होनी चाहिए, किसी और लैंग्वेज से बोरो हुई नहीं होनी चाहिए। उसके अपने ओरिजिनल टेक्स्ट होने चाहिए, उसके अपने ओरिजिनल शब्द होने चाहिए। उसके अलावा देखिए, जैसे कि ओरिजिनल लैंग्वेज होनी चाहिए वो, तो हिंदी को एक क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं मिल सकता, क्योंकि हिंदी निकली हुई है संस्कृत से। हिंदी के ज़्यादातर वर्ड संस्कृत से निकले हुए हैं, तो हिंदी को आप नहीं कह सकते कि क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिले। पर क्योंकि संस्कृत ओरिजिनल है, तो इसलिए संस्कृत को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला हुआ है। उसके बाद है कि शास्त्रीय भाषा और उसके साहित्य में आधुनिक साहित्य से अंतर होना चाहिए। उस भाषा के पहले और बाद के रूप के बीच में अंतर हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अब बहुत समय के साथ लैंग्वेज धीरे धीरे डेवलप हुई है, इवॉल्व हुई है, तो ये हो सकता है कि उस भाषा का जो पुराना ग्रंथ लिखा गया हो वो आज की भाषा से थोड़ा डिफरेंट हो। अब आप फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश ही देख लीजिए, इंग्लिश में आप जो पुरानी इंग्लिश पढ़ेंगे उसमें दई दाऊ ऐसे कर करके वर्ड्स होते हैं जो कि आज अब रेलिवेंट नहीं है, आज यूज़ नहीं किए जाते हैं। पर आपको शेक्सपियर की जो किताबें हैं, शेक्सपियर के जो प्लेज हैं, उनमें आपको ये सारे वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। इसी तरीके से
इस जो टेक्स्ट लिखे हुए हों, वो ज़रूरी नहीं है कि आज की जो ट्रेंडिंग भाषा है, चल रही है, उससे मिलते-जुलते हों, वो अलग हो सकते हैं। और पहले और बाद के रूप में भाषा के अंतर हो सकता है। आप और किसी लैंग्वेज की नहीं, आप इंग्लिश में आप सबने अपने स्कूल में पढ़ी होगी, शेक्सपियर की एक जो प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस, वो सबके सिलेबस में हुआ करता था, तो आप उसकी लैंग्वेज आप याद करिए। उसमें देई दाऊ करके वर्ड्स होते थे, मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं याद है, पर ये वाले वर्ड्स याद हैं क्योंकि समझ में नहीं आते थे। तो इसमें अब आप आज की इंग्लिश देखिए तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगी चीज़ें, पर आपको वो टेक्स्ट समझ में आते हैं, वो भी काफ़ी एक वैल्यूएबल टेक्स्ट है अगर आप इंग्लिश का लिटरेचर की बात करें तो। इसी तरीके से जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस होती हैं, उनके पुराने जो टेक्स्ट है, उनका जो पुराना वे ऑफ राइटिंग है, या उनके जो पुराने शब्द हैं, उनमें और आज के शब्दों में डिफरेंस हो सकता है। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर आएंगे और बताएंगे कि इंडिया में कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। तो इंडिया में सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर की गई थी तमिल 2004 में। 2004 में ही सरकार इस कॉन्सेप्ट के साथ आई थी क्लासिकल लैंग्वेज वाले। तो सबसे पहली लैंग्वेज को 2004 में तमिल को घोषित किया गया था क्लासिकल लैंग्वेज। फिर 2005 में संस्कृत को घोषित किया गया। 2008 में तेलुगु और कन्नड़ घोषित की गई। 2008 में तेलुगु कन्नड़ साथ में घोषित की गई थी। फिर 2013 में मलयालम को घोषित किया गया और 14 में उड़िया को घोषित किया गया। 2014 के बाद से अभी कोई लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज नहीं घोषित की गई है। मराठी को करने की बात चल रही है, तो हो सकता है आने वाले समय में मराठी क्लासिकल लैंग्वेज बन जाए। फिर हम देखते हैं किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने के क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए, अगर अभी कोई लैंग्वेज चल रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आने वाले 500 साल बाद भी वो उतनी ही अच्छे से चले। जैसे तमिल है, अब तमिल तो क्या है, बोली जाती है, लेकिन संस्कृत बोली नहीं जाती है। तो अगर संस्कृत को नहीं संरक्षित किया गया, उसका प्रचार अभी नहीं किया गया, तो वो आने वाले समय में विलुप्त हो सकती है। तो हम संस्कृत रिलेवेंट, वैसे आजकल कोई संस्कृत नहीं बोलता है, संस्कृत लोगों को समझ नहीं आती, बस स्कूल के सिलेबस में थोड़ी बहुत संस्कृत रहती है, उतनी ही लोग जानते हैं। इसी तरीके से जो और भाषाएं धीरे धीरे करके हो सकता है वो भी एक्सटिंक्ट होने लग जाएं, विलुप्त होने लग जाएं, जबकि हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं और इनमें बहुत सारे हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं, बहुत ही प्रेस्टिजियस लैंग्वेजेस हमारी रही हैं, हमारी ओरिजिनल लैंग्वेज रही, तो इनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। तो अगर ये लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा मिलता है तो उसके प्रचार प्रसार के लिए सरकार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। तो पहला फ़ायदा ये होगा। दूसरा, इस लैंग्वेज के जो प्रतिष्ठित विद्वान हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हर वर्ष क्लासिकल लैंग्वेज में शास्त्रीय भाषा में 2 पुरस्कार देगी सरकार, ये घोषणा की गई है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में शास्त्रीय भाषाओं के प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए एक निश्चित संख्या में पेशेवर सीटें स्थापित की जाएंगी। प्रोफेशनल सीट्स बनेंगी यूनिवर्सिटी में स्कॉलर्स ऑफ एमिनेंस इन क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए। तो इससे पूरी तरीके से जो लोग क्लासिकल लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं, समझते हैं, वो इस लैंग्वेज को आगे बढ़ा सकते हैं और लोगों को अपने से जोड़ सकते हैं। अब अगर सोचिए, अगर हमारी संस्कृत रिवाइव होने लग जाए और हम सब वापस से संस्कृत को जानने लगें, समझने लगें, तो कितना अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। हम अपने कल्चर से और जुड़ पाएंगे, अपने पुराने ग्रंथों को समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। इसी तरीके से हमारी और पुरानी लैंग्वेजेस, जितनी भी हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस अभी तक उन्हें दर्जा मिल चुका है, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए जो उनके विद्वान हैं वो लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, प्रेरणा देंगे। साथ ही साथ उन विद्वानों को प्रोत्साहित करेगी सरकार प्राइजेस दे करके, उत्कृष्टता केंद्र बनाएगी उन लैंग्वेजेस को बचाने के लिए। तो ओवरऑल पूरी लैंग्वेज का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा अगर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया जाता है तो। जैसे अभी संस्कृत के लिए सेंटर्स बने हुए हैं, तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि संस्कृत के सेंटर्स कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ संस्कृत केंद्र हैं भारत में, और कितने संस्कृत केंद्र हैं और नाम क्या क्या है उनका। इसी के साथ हमारा ये सेक्शन कंप्लीट होता है इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस का। इंडियन लैंग्वेजेस का भी हमारा अगला सेक्शन बचा है, जो कि ब्रांचेस हैं इंडियन लैंग्वेजेस के और जो ग्रुप्स हैं इंडियन लैंग्वेजेस के, वो जिसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।